स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 11 और आज हमें करना है अपना चैप्टर नंबर 9 का रिमेनिंग पार्ट जो हमारा रह गया था। आई होप आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और आप सबको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया था अपनी एक वीडियो के अंदर। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी डीएम कर सकते हैं, राइट। और कैसी चल रही है इकोनॉमिक्स की तैयारी? आई होप आप सबकी इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत बढ़िया होगी और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप सब ने बहुत अच्छे से मेहनत करी होगी और रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा और बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है, पूरा अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अब 15 डेज मैराथन का डे 11। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है, देखो कैपिटल का मतलब है कि हमने कितना पैसा बिजनेस में लगाया। जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। अब इसके दो सोर्सेज हैं, या तो हम अपना खुद का पैसा लगाते हैं या हम कहीं बाहर से पैसा उधार लेते हैं। तो जनरली बोला जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स है बोरोड फंड और ऑनर्स फंड का, यानी कि डेट और इक्विटी का। यहाँ डेट से हमारा मतलब लॉन्ग टर्म डेट से है और इक्विटी है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कभी भी अगर हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना है तो हम डेट इक्विटी रेशो से चेक करते हैं, जो आपने अकाउंटेंसी में निकालनी सीखी है। अब किसी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना डेट और कितनी इक्विटी होनी चाहिए, ये हमें डिसीजन लेना होता है और एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें डिज़ाइन करना होता है। एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हमने डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन इस तरीके से रखा हो कि हमारी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए, यानी कि वही जो शेयर होल्डर वेल्थ है हमारी वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब सपोज करो कि मैंने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाया है, मैंने कहा मैंने 4 लाख का डेट लिया है और 6 लाख रुपए मेरी इक्विटी है। तो यहाँ पर 40% हो गया आपका डेट और 60% होगी आपकी इक्विटी। तो आपने इस तरीके से ये मिक्सचर तैयार किया है, पर क्या ये मिक्सचर आपकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा? ये हमें चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट। लेवरेज मतलब आप अभी समझ सकते हो कि रिस्क होता है। वैसे बहुत कुछ पढ़ना है आपको आगे जाके फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में भी, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि फाइनेंशियल रिस्क क्यों है। ये फाइनेंशियल रिस्क क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट कंपोनेंट कितना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि हमारे पास 40% का डेट है, तो वो 40% रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क। क्यों फाइनेंशियल रिस्क? क्योंकि अगर आपने डेट लिया है तो आपके ऊपर दो ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। एक तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, दूसरा आपको टाइम से इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो आपको देनी है। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देते हो तो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए जो डेट होता है ना वो फाइनेंशियल लिवरेज को रिप्रेजेंट करता है। अब कब हमारे लिए डेट लेना फ़ायदेमंद है, कब नहीं है, कितना लेना फ़ायदेमंद है, कितना नहीं फ़ायदेमंद है, उसके लिए हम एक ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस करते हैं। ईबीआईटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर। और इसके लिए हम लोग फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी एनालिसिस को, जिससे पहले आपको एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन जाननी होगी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है कि आपने ना डेट कंपोनेंट रखा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, और उस डेट कंपोनेंट को रखने की वजह से, यानी कि उन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस की वजह से जो आप इंटरेस्ट पे करोगे डेट पे, उसकी वजह से आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। यानी कि आपने डेट कंपोनेंट का इस तरीके से इस्तेमाल किया, इतने प्रोपोर्शन में रखा कि आपके इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जानने के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज हमें पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम फिगर्स लें, आप अपने आप भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। बस कंसेप्ट आपको समझना होगा कि क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंपनी एक्स लिमिटेड ने टोटल 30 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है और उनका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वो 4 लाख का है। हमारे सामने तीन सिचुएशन रखी हमने। मैंने कहा सिचुएशन 1 में तो मैंने डेट लिया ही नहीं है। सिचुएशन 2 में मैंने डेट लिया है, लेकिन मैंने डेट लिया है कितना? 10 लाख रुपए का, ठीक है। थोड़ा सा उसमें मिस हो गया, आप 10 लाख लिख लेना। हमने सिचुएशन 2 में 10 लाख का डेट लिया है जिसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है।
सिचुएशन 3 में 20 लाख का हमने डेट लिया और 10% इंटरेस्ट है और जो टैक्स रेट है वो 30% है। देखो कोई भी कंपनी प्योर इक्विटी से तो तैयार की जा सकती है, लेकिन प्योर डेट से तैयार नहीं की जा सकती, इसलिए आपको कोई सिचुएशन ऐसे नहीं दिखे जिसमें पूरे 30 लाख का डेट हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करके आना कि पूरा जितना आपने कैपिटल सोचा है उतना का उतना आपने डेट से ले लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए 3 सिचुएशन में पहली सिचुएशन थी प्योर इक्विटी, आपने डेट लिया ही नहीं, और दूसरी सिचुएशन में 10 लाख का लिया, तो इसका मतलब 20 लाख की आपकी इक्विटी हो गई। तीसरी सिचुएशन में आपने 20 लाख का डेट लिया और 10 लाख की इक्विटी हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है आपको? सबसे पहले हम लिखते हैं ईबीआईटी। तीनों सिचुएशन में ईबीआईटी सेम है, 4-4 लाख रुपए। अब मुझे बताओ कि ईबीआईटी की देखो फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको उसका सॉल्यूशन भी ऐसे करना है। अगर इंटरेस्ट पहले लिखा है ना, बिफोर इंटरेस्ट, तो पहले आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। हमें पहुंचना है ईएटी तक, अर्निंग आफ्टर टैक्स तक, क्योंकि ईपीएस जब हम निकालते हैं तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसके लिए हमें इसी तरीके से चलना होगा। तो 4-4 लाख रुपए का ईबीआईटी है। अब जिस कंपनी ने डेट लिया ही नहीं वो इंटरेस्ट थोड़ी पे करेगी, तो पहली सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं पे किया। दूसरी सिचुएशन में 10 लाख का डेट था, 10% का इंटरेस्ट, 1 लाख का इंटरेस्ट हुआ। तीसरी सिचुएशन में 20 लाख का डेट, 10% का इंटरेस्ट, तो 2 लाख का हो गया। तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आई? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अब हमने टैक्स पे करना है, तो 4 लाख का 30%, 3 लाख का 30%, 2 लाख का 30%, तो ईएटी आ गए 2,80,000, 2,10,000 और 1,40,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? क्या आपको इन्होंने बताया कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है? नहीं। जब शेयर की प्राइस ना बताए तो हमें 10 रुपीज़ एज्यूम करना होता है। तो 30 लाख पूरी कैपिटल सिचुएशन 1 में आपने इक्विटी में लगा रखी है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब आपके पास 3 लाख शेयर्स है। दूसरी सिचुएशन में 20 लाख के शेयर्स थे, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, 2 लाख के शेयर्स हैं। तीसरी सिचुएशन में 10 लाख के शेयर्स थे, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख के शेयर्स हैं। आपने ईएटी को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब आप देखो ज़रा, सिचुएशन 1 में अर्निंग पर शेयर 0.93 आई, यानी कि डेट लिया ही नहीं, तो सबसे कम देखने को मिल रही है हमें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे हम कितनी इनकम कमाते हैं। और सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है वहाँ जहाँ पर हमने डेट सबसे ज़्यादा लिया है। लेकिन अभी भी हमारे सामने ना सिचुएशन क्लियर नहीं हुई कि क्या सिचुएशन 3 ही फिर हमारे लिए फेवरेबल है। क्यों ऐसा हुआ कि जितना जितना हम डेट बढ़ाते चले जा रहे थे हमें फ़ायदा होता जा रहा था, और ये फ़ायदा कब तक होगा? ऐसे भी तो हो सकता था, अगर मैं सपोज करूँ 25 लाख का डेट ले लूँ तो आपने ये तो बोला कि प्योरली डेट नहीं लेना, लेकिन 28 लाख का तो लिया जा सकता है। तो कहाँ तक ये किया जा सकता है और क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन और करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आप रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी मिलाकर। तो ईबीआईटी थी 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड था आपका 30 लाख इंटू 100, तो आपकी देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई है 13.33%। अब कंसेप्ट कहता क्या है? अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से जब तक ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब ये जो आपने डेट लिया है ना, इसकी कॉस्ट क्या है? 10% कॉस्ट है इसकी। तो जब तक आपका आरओआई आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, आप जितना ज़्यादा डेट लोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर यही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो गई, सपोज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 13.33, आपने डेट लिया 15% पे, तो वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, वो अनफेवरेबल सिचुएशन है, वहाँ आपको फायदा नहीं होने वाला है। वहाँ आप जितना डेट बढ़ाते चल जाओगे आपका ईपीएस कम होता चला जाएगा। यहाँ देखो आप जैसे डेट बढ़ाते चल जा रहे हो ईपीएस बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें रिवर्स हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि आरओआई को कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ डेट से। आप अगर जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल पोर्शन, आप ये जज भी कर सकते हो एकदम से ही कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब फेवरेबल सिचुएशन है, डेट ज़्यादा लेना फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आरओआई कम दिख गई तो डेट ज़्यादा लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो एग्जाम्पल 2 देखो, इसी चीज़ को क्लियर कर देगा। एग्जाम्पल 2 में सेम सिचुएशन है, सब कुछ सिचुएशन सेम है, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो सेम है। यहाँ पर हमने ईबीआईटी कर दिया है कितना? 2 लाख, और आरओआई पहले निकाल लिया यहाँ पे। तो आरओआई जब निकाला तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100।
अब आरओआई है 6.67%, जबकि कॉस्ट ऑफ डेट है 10%। कैलकुलेशन अब आपको आ गई है, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। आप ईपीएस देखो सीधे जरा नीचे, पहले में जहाँ डेट नहीं था वहीं सबसे ज़्यादा है 0.47, फिर 0.35 हो गई, फिर तो नीली हो गई तीसरी सिचुएशन में। इसका मतलब अगर आरओआई कम थी कॉस्ट ऑफ डेट से तो हमें ज़्यादा डेट लेने से नुकसान हो रहा है। जितना कम डेट हम ले रहे हैं उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कंसेप्ट को समझा जाता है कि कब हमारे लिए डेट ज़्यादा लेना सही है और कब कम लेना सही है। बिल्कुल इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कुछ सैम्पल पेपर्स में देखने को मिले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि अब जब आप ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आएंगी या कौन कौन सी चीज़ों को आपको कंसिडर करना होता है। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर्स इसी वाले टॉपिक के अंदर है। हमारे पास टोटल 14 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद करना है यहाँ पर फर्स्ट CD, CRR और FCS, ठीक है। वो लास्ट वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, आप उसे लिख लेना अपने आप, ठीक है। तो फर्स्ट CD CRR, आपको जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ना उसके स्टार्टिंग इनिशियल्स ही मैंने लिए हैं, तो सारे आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट है, I इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया आपका, ठीक है। R आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, S हमारे पास यहाँ पर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट करके होगा। तो इस तरीके से आपको सारे जो है वो मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा उसको। हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो पोजीशन। अगेन देखो कैश फ्लो पोजीशन इसमें भी है। हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, सब में हमें कैश फ्लो का पॉइंट मिला और देखो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉमन है, आप सब में लिख सकते हो और सेम चीज़ लिख सकते हो। बस यहाँ नीचे फ्लो चार्ट में बस अपने जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो कैश फ्लो पोजीशन वही कि हमें जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर हमें 3 तरीके के पर्पस के लिए कि पैसा चाहिए, अपने नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या अपने डेट वाले कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो है, क्योंकि देखो अगर आप डेट लेते हो ना तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में हो तो आप ज़्यादा डेट ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन में नहीं हो तो आपको डेट कम लेना चाहिए। रिस्क कंसिडरेशन, टोटल रिस्क 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। बिजनेस रिस्क अलग होता है और एक फाइनेंशियल रिस्क अलग होता है। आप जितना ज़्यादा डेट बढ़ाओगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। तो अगर किसी फर्म का बिजनेस रिस्क कम है तो उसकी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा डेट यूज़ कर सकती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क कम है तो डेट ज़्यादा ले लो। अगर फाइनेंशियल रिस्क ऑलरेडी हाई है और डेट लोगे तो और हाई हो जाएगा, तो उस टाइम पे डेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी डेट को लेने के लिए उसके ऊपर जो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि हमने डेट लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट हाई दिख रही है आपको दिख रहा है कि यार इक्विटी इससे तो सस्ती इक्विटी पड़ रही है, हमें डिविडेंड देना है वो भी तभी देना है जब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी नहीं आ रही है उसकी। तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा हाई है तो उस टाइम पे कम डेट ले लेना चाहिए, और जब कॉस्ट ऑफ डेट थोड़ी कम होती हुई दिखे तो आप ज़्यादा डेट ले लो। इसी तरीके से होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो जिस तरीके से आप किसी डिबेंचर होल्डर से आपने डिबेंचर्स इशू किए किसी डिबेंचर होल्डर को, अब आप बदले में उसको इंटरेस्ट पे करोगे, तो उसके अंदर तो डिबेंचर होल्डर्स को आपने डिबेंचर्स इशू करे तो आप बदले में उनको इंटरेस्ट पे करते हो। इसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड्स पे करते हैं, तो ये एक तरीके की कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर और जब भी ना ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे जो कॉस्ट है ये कैसे अफेक्ट होती है कि अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ है, क्यों इंक्रीज़ है, क्योंकि आपने डेट का ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसकी वजह से ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर बढ़ी तो शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए आपको ये देखना है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है तो वहाँ आपको फ़ायदा नहीं है ना, तो आप डेट ले लो। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती हुई दिख रही है तो आप ज़्यादा डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती हुई दिख रही है तो आप लेस डेट आपको लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपके डेट लेने की वजह से क्योंकि कंपनी को नुकसान हो रहा है।
उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये लिवरेज का ही तो पॉइंट है, आप खुद देखो ना, अभी मैंने आपको ऊपर ही तो समझाया पीछे कि अगर आपके ज़्यादा डेट लेने की वजह से आपकी ईपीएस कम आ रही है तो हमें डेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ना, और अगर डेट ज़्यादा लेने की वजह से ईपीएस बढ़ रही है तो हम ले सकते हैं। मतलब ये लिवरेज से आप इसको डिसाइड कर सकते हो। फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट आई थिंक सबको पता है कि क्या होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। कहीं से भी पैसा लेने से पहले जो हमें खर्चे करने पड़ते हैं उसे उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा दिख रही है इक्विटी में तो वो हमारे लिए लेस अट्रैक्टिव है, तो उसे हम नहीं चूज़ करेंगे। अगर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट कभी डेट में ज़्यादा दिख रही है तो उसे भी चूज़ नहीं करेंगे। तो आप कंपेयर करो पहले। अगर आपको डेट में फ्लोटेशन कॉस्ट कम दिखती है तो ज़्यादा डेट ले लो। अगर आपको इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट कम दिखती है तो इक्विटी की तरफ चले जाओ। मतलब जिसकी भी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी उस सोर्स को हम ले लेंगे। फ्लैक्सिबिलिटी। देखो हर फर्म की ना एक क्षमता होती है कि वो कितना डेट ले सकती है। हम मैंने बताया ना 100% तो आप डेट नहीं ले सकते। आपकी क्षमता है कि आप 80% 60% आप इतना डेट ले सकते हो। तो अगर आपने एक ही बारी में अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर लिया तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लूज़ हो जाएगी। फिर अगर कल को आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना तो आपको इक्विटी पे ही जाना पड़ेगा, चाहे उससे आपको नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी है कि यार मुझे ना मिक्स रहना है, कभी डेट में लेना है कभी इक्विटी लेना है, तो ऐसे में आपको अपना पोटेंशियल मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आपको डेट लेना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। उसके बाद है कंट्रोल। डेट लेने से कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है जनरली, लेकिन इक्विटी शेयर्स इशू करने की वजह से आपका कंट्रोल डाइल्यूट होता है। ये हम एक पॉइंट पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट करना है तो भाई शेयर्स इशू कर लो, ज़्यादा शेयर्स रख लो कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर नहीं करना चाहते हो अपने कंट्रोल को किसी के साथ शेयर, तो डेट ज़्यादा रख सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? ये आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है। क्या कहता है ये? कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। यानी कि सपोज अगर आपका 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 10,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट देना है, तो आप उस 1 लाख में से 10 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो। इसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज यानी कि कितनी बार आप उसे कवर कर सकते हो। तो अगर आईसीआर अच्छी निकल कर आती है ना, अगर आपको आईसीआर पहले कैलकुलेट करनी है, अगर आपकी आईसीआर अच्छी निकल कर आती है तो आप ज़्यादा डेट ले सकते हो। इसका मतलब आपकी एबिलिटी है कि अपने इंटरेस्ट को पे ऑफ कर सकते हो। बट अगर आपकी आईसीआर अच्छी नहीं आ रही है तो आपको ज़्यादा डेट नहीं लेना चाहिए, यानी कि आप पहले के ही नहीं पूरे कर पा रहे हो, मतलब आपको दिख रहा है कि कितनी बार पूरा कर पा रहे हो। तो अगर आपको दिख रहा है कि आईसीआर लो आ रही है तो ज़्यादा डेट मत लो। डेट सर्विस कवरेज रेशो। जो डेफिशिएंसीज, जो चीज़ें आपने आईसीआर में नहीं कंसिडर करी वो यहाँ कंसिडर करनी है। देखो डीएससीआर का हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स आपने माइनस कर दिया, उसमें एक नॉन कैश एक्सपेंस हमने ऐड किया है डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल कॉस्ट एक ऐड करी इंटरेस्ट, और कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के अलावा, वो उसे डिवाइड किया प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन से, यानी कि अब हम यहाँ पे अपने सब कुछ ले लिया एक तरीके से। तो अगर ये डीएससीआर इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो इसका मतलब आप अपने बाकी के जो डेट कमिटमेंट्स है ना, आप उनको भी अच्छे से पूरा कर पा रहे हो, तो आप ज़्यादा डेट ले लो। लेकिन अगर डीएससीआर भी अच्छी नहीं आती है तो कम डेट लेना चाहिए। मतलब दोनों रेशोज का आपको ये देखना है कि अगर अच्छी हैं तो ज़्यादा डेट, सही नहीं आ रही हैं, लो आ रही हैं तो कम डेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना पैसा आपने लगाया उसके ऊपर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, यानी कि कितना आपका ईपीएस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है डेट को लेने की वजह से, वो आरओआई है। तो अगर आरओआई हाइयर है तो ज़्यादा डेट ले सकते हो, अभी पढ़ के आए हम पीछे। आरओआई कम है तो आपको कम डेट लेना है, लेकिन एक बार ये चेक करना है कि कॉस्ट ऑफ डेट आरओआई से कम होना चाहिए। मतलब यही कंसेप्ट देखना है कि अगर आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है तो मोर डेट इज़ बेनिफिशियल। इफ आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट देन लेस डेट इज प्रेफरेंशियल। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। अब आपको सभी को अब ये बात पता है कि जो इंटरेस्ट है ना वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं टैक्स की, अभी आपने पीछे भी देखा, जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो उससे पहले इंटरेस्ट माइनस कर चुके होते हैं। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ दोबारा से, न्यूमेरिकल के अंदर आप देखो कि जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया उसका टैक्स भी सबसे कम आया। देखो जिसने 2 लाख का इंटरेस्ट पे किया था उसका टैक्स सिर्फ 60,000 आया। तो जो टैक्स इंटरेस्ट होता है ना वो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर देता है क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि टैक्स रेट हाई है तो आपको अपना टैक्स बचाना है तो आप ज़्यादा डेट ले लो,
और अगर आपको दिखता है कि टैक्स रेट कम है तो फिर अपने अकॉर्डिंग आप कम डेट से भी काम चला सकते हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हर कंपनी ना एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम करती है भाई। जैसे कि हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 को मानते हैं अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो, प्लस शेयर्स में अगर हम डील करते हैं तो हम अपने जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हम उसको मानकर चलते हैं। मतलब हर एक काम के लिए हमारे ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है ना, वो हमारे ऊपर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पुट ऑन करती हैं। तो अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें जो काम करने का जो इन्वायरमेंट दे रही है वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड ईजी दे रही है, तो वहाँ पर हम अपना सोर्स उसी तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। मतलब अगर उन्होंने हमें फ्लैक्सिबिलिटी इक्विटी इक्विटी की तरफ दिखाई तो हम इक्विटी की तरफ चले जाएंगे। अगर डेट की तरफ हमें वो फ्लैक्सिबिलिटी देखने को मिली तो हम डेट की तरफ चले जाएंगे। मतलब उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये तो अब हमें पता है, इसको आप स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी कह सकते हो। तो दो तरीके की आपको पता है कि कंडीशन होती है, बुलिश और बियरिश। बुलिश मतलब जब शेयर प्राइस बढ़ रहे होते हैं और बियरिश मतलब जब शेयर प्राइस घट रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बुलिश सिचुएशन में अगर आपको आपके शेयर्स का ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो आप ज़्यादा शेयर्स इशू करोगे, यानी कि तब आप इक्विटी का सिलेक्शन करोगे। लेकिन बियरिश फेज में आपको अपने शेयर्स को इशू करने से कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, तो इन दैट केस आप डेट की तरफ जाओगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज, कई कंपनीज क्या करती हैं, अपनी खुद की पॉलिसी फॉलो करती हैं, लेकिन कई क्या करती हैं, कॉपी कैट, यानी कि दूसरों को कॉपी करती हैं कि देखो हमारी इंडस्ट्री की वो जो कंपनी है उसने कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, हमें तो बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर उन्होंने 70-30 का रेशो लिया है डेट इक्विटी का, तो हम भी 70-30 लेंगे। अगर उन्होंने 50-50 लिया तो हम भी 50-50 का लेंगे। बट कभी भी किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको ये भी देख लेना चाहिए कि उनके अपने फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क कैसे हैं और हमारे कैसे हैं, तब हमें उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन करती हैं कुछ कंपनीज दूसरे कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो। तो ये कुल 14 हमारे पास फैक्टर्स थे। आई होप समझ आ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा वैसे कराया तो फास्ट ही है क्योंकि जल्दी जल्दी ही करना है हमें सब कुछ। अगर फिर भी आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो बेटा पूछ लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोनों के फैक्टर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको 3-4 फैक्टर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे और दोनों को डिसाइड करने का जो क्राइटेरियाज हैं वो ऑलमोस्ट सेम से है। बस आपको ये देखना है कि कब हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कब कम, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके क्वेश्चंस आए हैं, कभी कभी केस स्टडी में भी, बट ज़्यादातर डायरेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि कब हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कब कम। क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट टाइड अप हो जाता है, आपकी कैपिटल टाइड अप हो जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें डिसीज़न लेना होता है क्योंकि ये डिसीज़न हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, इन सब चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो उसके लिए जीएसटी, एलसीडी, एफएन, जीएसटी, एलसीडी, एफएन, ये भी मैंने सभी पॉइंट्स के इनिशियल्स ही लिखे हुए हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर हमने यहाँ पर दो कैटेगरीज डिवाइड करी हैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, टेक्नोलॉजी। यानी कि आपको एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे, आप अपने कुछ स्टाफ रखोगे, परमानेंट स्टाफ भी होगा आपके पास। तो दैट मीन्स यहाँ आपको कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ रहे हैं जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म एसेट से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको मशीन्स वगैरह, बिल्डिंग विल्डिंग सब खरीदनी पड़ेगी, दैट मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आपने यहाँ से सामान लेके आगे सिर्फ बेचना है, आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस रन करोगे तो शायद आप लोकेशन भी ना देखो, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग भी नहीं खरीदोगे। तो इन दैट केस जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी कम, यानी कि ट्रेडिंग में कम है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा है।
स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप किस पैमाने पे काम करते हो। आप एक बड़ा बिजनेस है आपका या आप एक छोटा बिजनेस करते हो। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होगी। बट अगर आप स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हो तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो कम ही रहेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक। आपको पता है हमारे पास दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कहता है यूज़ ऑफ मोर लेबर लेस कैपिटल, यानी कि जहाँ पर हम मैनुअल वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और मशीन्स वगैरह पे हम इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो वहाँ पर हम मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेबर्स वगैरह से या मैनुअल वर्क हम इतना नहीं कराते हैं। तो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे जहाँ पर आप मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो वहाँ आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव यानी कि मैनुअल वर्क ज़्यादा कराते हो तो लेस रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पर आपको लगातार टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर चेंज होते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी आपकी अपग्रेड होती रहती है। तो ऐसे में अगर अपग्रेडेशन चलता रहता है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में, जैसे कि फर्नीचर है, अब फर्नीचर में क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, डिज़ाइन अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या है, एज सच कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर किसी कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, कुछ पोटेंशियल दिख रहा है कि आगे हम ग्रो करने वाले हैं, तो दैट मीन्स उनकी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब अगर फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा, कम है या नहीं है तो रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी आपकी। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप अपने यहाँ पर वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व करने वाले हो, जैसे कि एक टेक्सटाइल कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट लाइंस, अपने बिजनेस लाइंस को बढ़ा रहे हो। तो जब ऐसा आप काम करोगे डाइवर्सिफिकेशन का तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ डाइवर्सिफाई नहीं करने वाले हो तो लेस रिक्वायरमेंट रहेंगे। हम ये नहीं बोलते नो रिक्वायरमेंट, हम बोलेंगे लेस रिक्वायरमेंट, कि उसके कंपैरिजन में कम रिक्वायरमेंट है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनको फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, जैसे कि सपोज करो कि मुझे कोई 10 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदनी है, लेकिन वही मशीन मुझे लीज पे मिल गई है। लीज मतलब अ काइंड ऑफ रेंट। ठीक है, मुझे वो मशीन लीज पे मिल गई है और मुझे जस्ट 10,000 रुपीज़ का उसका रेंट बियर करना है। तो जहाँ मुझे 10 लाख रुपए अपनी जेब से निकालने पड़ते, मेरा 10,000 रुपये में काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया। अब जब आपको ऑल्टरनेटिव मिल गया तो उससे क्या हुआ कि आपकी करंट जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तो आपको पूरे 10 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब क्या होता है कि कई बार हमें कोई एसेट खरीदना है पर हम क्या करते हैं, दो तीन लोग मिलके उस काम को कर लेते हैं, है ना। सपोज करो मेरे को कोई स्कूटी खरीदनी है, मैंने कहा यार मैं अकेले तो नहीं खरीद पाऊंगी, मैंने अपनी दो फ्रेंड्स को और साथ में लगाया और हमने कहा हम तीनों मिलके खरीद लेते हैं। तो जहाँ मेरा वो खर्चा अकेले का था वो खर्चा अब तीनों में बट गया, तो रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि कोई एक बैंक है, अगर वो अपना खुद का एटीएम चलाता है ना तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो बहुत सारी आती है। लेकिन यहीं पे क्या हुआ कि दो तीन छोटे छोटे बैंक्स ने मिलकर अपना एक पूरा एटीएम एस्टैब्लिश कर लिया, तो वो कॉस्ट तीनों में बट गई। तो अगर ऐसा किसी के साथ मिलकर काम करने का आपको मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, यानी कि लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अगर है अवेलेबल ये आपके पास ऑप्शन, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है ऐसे कोलैबोरेशन करने के लिए तो आपकी रिक्वायरमेंट हाई ही रहेगी। ठीक है। तो ये हमारे 8 फैक्टर्स थे जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। हमें जस्ट इतना बताना है कम है या ज़्यादा है। सिर्फ हेडिंग्स याद करो, अंदर का कंटेंट आप खुद लिखना समझ कर, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी याद करने जैसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ हेडिंग्स को आप ध्यान में रखिएगा और अंदर का कंटेंट आपको करना है। ठीक है। हमने ना एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब पीछे एक बार पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन वो डिसीजन होता है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
हम यहाँ पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ के आए हैं, वो भी काइंड ऑफ हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन का ही पार्ट है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट, क्यों ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके लिए तीन है, तो सॉरी 4 पॉइंट है हमारे पास जिसके लिए गर्ल रिस्पॉन्सिबल है। देर इज़ अ गर्ल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गर्ल, जी मतलब ग्रोथ एंड इफेक्ट, आई मतलब इरिवर्सिबल डिसीजन, आर है रिस्क इन्वॉल्व और एल है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर जैसे पहला ही पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। तो जो भी पैसा आप लगाते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो आपको रिटर्न ना फ्यूचर में देंगे। तो आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है आपकी कंपनी के वो अफेक्ट होते हैं। आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो इसीलिए तो लगा रहे हो ना कि फ्यूचर में आपको रिटर्न जनरेट्स हो सके। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ्स को अफेक्ट करता है, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, आपने एक बहुत अच्छा खासा पैसा आपने यहाँ पर लगाया है, यानी कि आपका पैसा एक तरीके से ब्लॉक हो गया है। कल को बिजनेस चले ना चले, वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन एक बारी तो आपने अपना पैसा लगा दिया है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व, अब पैसा ज़्यादा है तो रिस्क भी तो ज़्यादा है ना। ओवरऑल जो रिस्क होता है बिजनेस का एक फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाने के बाद वो ज़्यादा होता है, तो रिस्की है। इरिवर्सिबल डिसीजन, एक बार आपने अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लिया तो आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। अगर करते भी हो तो किसी लॉस के साथ ही, आपको उसका कुछ ना कुछ लॉस होगा, आपको फुल अमाउंट रिकवर नहीं होने वाला अगर आपने रिवर्स कर दिया, अपना डिसीजन वापस ले लिया तो ये चार चीज़ें कि हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इफेक्ट के लिए ज़रूरी है, हमने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है और एक बार डिसीजन ले लेंगे तो पीछे नहीं हट सकते, और हटते हैं तो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन को बहुत ध्यान से लेना होता है। टॉपिक है बिल्कुल हमारे पास वर्किंग कैपिटल और उसको अफेक्ट करने के फैक्टर्स। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसों की हमें ज़रूरत है, यानी कि हमने अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स में जो पैसा लगा रखा है वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और इसके लिए सन को कहा गया कि एलजी का एसी और पीसी चलाओ और बिजनेस स्टडीज पढ़ के मजे लो। ठीक है ना, एक सन को क्या कहा गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कि आसान, आप एलजी का एसी चला के पीसी खोलो और बिजनेस स्टडीज खोल के आप क्या करो, फर्स्ट आओ। आई मतलब यहाँ पे उस वाले फर्स्ट से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इनिशियल्स हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब पहला है इसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस, देखो वहाँ भी था नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ भी है। यहाँ लेकिन हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। आपको अब पता है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती हैं जो सिर्फ सर्विसेज का काम देती है, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेस रहेगी। ट्रेडिंग कंसर्न में भी लेस रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज़्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ पर ना प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल की। जो प्रोसेसिंग होगी रॉ मटेरियल की, तो आपको रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना, स्टॉक मेंटेन करना, आपके कुछ डेटर्स होंगे, कुछ सप्लायर्स होंगे, तो यहाँ आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। और अब ध्यान करो, फिक्स कैपिटल में भी मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा थी, तो ऑलमोस्ट है ना सेम। अगला पॉइंट भी सेम है, स्केल ऑफ ऑपरेशन। दो तरीके से काम करते हो आप, या तो बड़े स्केल पे काम करते हो, छोटे स्केल पे काम करते हो। अगर आप लार्ज स्केल पे काम करोगे तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, जैसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है लार्ज स्केल पे, ऐसे वर्किंग कैपिटल की भी रहती है, और स्मॉल स्केल के लिए कम रहती है। बिजनेस साइकिल, देखो दो तरीके के बिजनेस साइकिल आप देखोगे यहाँ पे, एक होता है बूम, एक होता है डिप्रेशन। अगर आप बूम सिचुएशन में, बूम मतलब कि जहाँ पर आपका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ रहा है, सेल्स भी अच्छी खासी है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि डिमांड बहुत आ रही है, हम सप्लाई भी उस हिसाब से हमें करना है, तो इन दैट केस जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना वो हाई होगी। लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे ना तो डिमांड है, ना सप्लाई है, ना प्रोडक्शन इतना हो रहा है, ना सेल्स इतनी हो रही है, तो वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट जनरली कम रहती है। सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर के बेसिस पर हम कहेंगे पीक सीजन और लीन सीजन। पीक सीजन का मतलब होता है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है मार्केट के अंदर, जैसे अगर आप मिठाई की दुकान चलाते हो तो दिवाली के टाइम पे आपका बिजनेस हाई लेवल पर होता है, पीक सीजन है वो आपके लिए। अब जैसे कि समर समर आ चुका है तो समर क्लोथ्स पीक सीजन में है,
तो पीक सीजन के टाइम पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहेगी। लीन सीजन, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है इस टाइम पे विंटर क्लोथ्स की डिमांड नहीं है, तो उनके लिए लीन सीजन कहलाएगा। तो उनके लिए हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है कि आपको रॉ मटेरियल कब मिला, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। रॉ मटेरियल मिलने से लेकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का जो टाइम पीरियड होता है बीच का, उसे हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है। तो जिनका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, जिन्हें ज़्यादा टाइम लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, उनको जो है रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा ही रहती है। मतलब लॉन्गर साइकिल्स में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और शॉर्टर साइकिल्स में रिक्वायरमेंट कम होती है। लॉन्गर लार्ज, शॉर्टर स्मॉल। क्रेडिट अलाउड, अलाउड मतलब हमने किसी को उधार बांटा है। अगर हम किसको उधार बांटते होंगे, अपने डेटर्स को। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को क्रेडिट देते हैं तो दैट मीन्स हम भी अपना पैसा बांध रहे हैं ना डेटर्स के अंदर, डेटर्स में, बिल रिसीवेबल्स में। तो इन दैट केस अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अलाउड किया तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके डेटर्स बढ़ने लगेंगे, बिल रिसीवेबल्स बढ़ने लगेंगे। बट अगर वहीं पे आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट अलाउड नहीं करते हो तो उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी। क्रेडिट अवेल्ड, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमें क्रेडिट देता है। कौन देता है, हमारा सप्लायर। अगर मुझे अभी पैसा ना देकर 3 महीने का टाइम मिल गया कि जी आप 3 महीने बाद पैसा दे देना, क्योंकि मुझे क्रेडिट मिल गया है, उधार पे सामान मिल गया है, तो मेरी अभी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हुई, कम हो गई। तो अगर हमें क्रेडिट अवेल्ड हो जाता है तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन अगर हमें अवेल्ड नहीं हुआ, हमें अभी के अभी उस चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा पैसों का, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो उसका रॉ मटेरियल आपको विदाउट एनी डिले, मतलब आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है या जिनसे भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो वैसे कि आज आपने ऑर्डर किया 2 दिन बाद आपको मिल जाता है, तो आपको पहले से स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और या फिर आपके लोकेशन से बहुत दूर आपको रॉ मटेरियल मिलता है, तो अगर आप बहुत इजीली अपना रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो ना, तो आप पहले से स्टॉक मेंटेन रखोगे, और स्टॉक अगर मेंटेन रखोगे तो रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। लेकिन अगर आपको इजीली एक्वायर हो जाता है, आपको पता है कि आज मंगवाया 2 दिन में मिल जाएगा, तो रिक्वायरमेंट हमारी कम रहेगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कैसा कंपटीशन चल रहा है वो भी हमारी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। अगर जिस मार्केट में हम काम करते हैं वहाँ पे इंटेंस कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मुझे सप्लायर्स, दूसरे जो भी सप्लायर है मार्केट के अंदर, उनसे पहले डिमांड पूरी करनी है अपने कस्टमर की, तो पहले से सब कुछ प्रिपेयर रखूँगी, तो ऐसे मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो कम कैपिटल से भी हमारा काम चल सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगेन ये सेम पॉइंट आया आपका। अगर आपकी कंपनी के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, यानी कि आगे बढ़ने के कुछ रास्ते हैं, तो आपको उस टाइम पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही है तो रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी। इन्फ्लेशन, महंगाई, बढ़ते हुए प्राइस के साथ क्या होता है कि सपोज़ हम एक पर्टिकुलर, सपोज मैं 10,000 का रॉ मटेरियल लेकर आती थी। पहले 10,000 के रॉ मटेरियल में 1,000 यूनिट बन जाया करती थी। अब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन आया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, 10 से 11,000 का हो गया, लेकिन बनाएंगे यूनिट्स हम अभी भी उतनी ही। तो ये जो 1,000 रुपये बढ़ गए, क्या इसने हमारी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ा दी? पहले हमें 10,000 की ज़रूरत होती थी उस सेम रॉ मटेरियल के लिए, अब हमें 11,000 रुपये भरने पड़ रहे हैं। तो जब इन्फ्लेशन आता है ना, इन्फ्लेशन आने की वजह से चीज़ें महंगी होती है। महंगी होने की वजह से क्या होता है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी ही। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि डेटर टर्नओवर रेशियो, कि कितनी जल्दी आपके डेटर्स आपको पे ऑफ कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितनी जल्दी आपका स्टॉक जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये अगर आपकी आइडल आती है, आइडल मतलब अच्छी रेशियो निकल कर आ रही है, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर और डेटर टर्नओवर रेशियो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके पास पैसा आराम से आ रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो ये अच्छी नहीं निकल कर आ रही है, लो शो कर रही हैं, तो इन दैट केस आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाई रहेगी। ठीक है। तो ये टोटल 12 पॉइंट्स है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। और देखो चैप्टर 9 सिर्फ देखने में लेंदी है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। सिर्फ इसीलिए बच्चा इससे परेशान रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर अब आपने मेरे साथ समझे हो तो फैक्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन
ईज़ी हैं। तो इसलिए बस मैं यही बार-बार आपसे कह रही हूँ कि हेडिंग्स पे फ़ोकस करो, 4 से 5 बार हेडिंग लिख-लिख के देख लेना, ताकि बस वो आपके माइंड में फिट हो जाए। अदरवाइज़ अंदर का लिखने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अच्छे से इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 9 और 10 चैप्टर्स टोटल मिला के 15 नंबर के हैं आपके पार्ट बी में। तो आपको अच्छा खासा कंटेंट इन चैप्टर्स में से देखने को मिलेगा। बाय बाय।